अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि खला में मौजूद गर्दो गुबार की वजह से सितारों की रोशनी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। आज हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और इल्म फ़ल्कियात के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स, यानी कि स्पेक्ट्रम के लिहाज से हम सितारों की दर्जाबंदी कैसे करते हैं। इस टॉपिक पर आने से पहले हमें स्पेक्ट्रम के बारे में जानना होगा और हमें ये जानना होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, यानी कि जो एटम की साख्त है, उसको हम किस तरह बयान करते हैं और स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो इस सारे इल्म को, इस सारे मौजू को जाने बगैर हम ये नहीं समझ सकते कि हम स्पेक्ट्रम के लिहाज से सितारों की जो दर्जाबंदी कैसे करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली जो एटम्स होते हैं वो रोशनी को जज़ब भी करते हैं और जज़ब की हुई रोशनी को खारिज भी करते हैं। अब जो रोशनी है वो लहर की शक्ल में भी होती है और ये एक ज़र्रे की शक्ल में भी होती है। जो रोशनी है बेसिकली उसको हम एक बरकी मकनातीसी लहर के तौर पर बयान कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर हम रोशनी की वेवलेंथ चेंज करें तो उसका जो रंग है वो भी चेंज होता है, और वेवलेंथ चेंज करने से हमें मुख्तलिफ किस्म की जो शुआएं हैं वो मिल जाती हैं, जैसा कि हमारे पास अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, एक्सरेज हैं, वगैरह वगैरह। अब रोशनी को बयान करने का एक और तरीका भी है। रोशनी एक लहर की शक्ल में भी होती है और रोशनी ज़र्रात की शक्ल में भी होती है, और जिन ज़र्रात को हम फिज़िक्स में फोटॉन्स कहते हैं। यानी रोशनी लहर भी है और ज़र्रा भी है। तो इस चीज़ को हम वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। अब एक फोटोन की, रोशनी के एक ज़र्रे की एनर्जी कितनी होती है? रोशनी की एक ज़र्रे की जो एनर्जी है उसको निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। जो एच है बेसिकली हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू जो है ये ग्रीक लेटर है, और न्यू को हम फ्रीक्वेंसी जो है वो कहते हैं। तो अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट को, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 टाइम्स 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और अगर आप इस कांस्टेंट को उस फोटोन की, उस रोशनी के उस जर्रे की फ्रीक्वेंसी से ज़रब दें तो हमें उसकी एनर्जी मिल जाती है। ये है हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी। जो फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये जो फैंसी सा वी लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा। सी बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट होती है और लैम्डा रोशनी की लहर की वेवलेंथ होती है। तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने समझना है वो ये है कि एक एटम जो होता है उसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के ज़रात होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गर्दिश कर रहे होते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी फील्ड है फिजिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी फील्ड है फिजिक्स की जो ये कहती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो गर्दिश करते हैं एटम के न्यूक्लियस को, वो अपनी मर्जी से जहां मर्जी गर्दिश नहीं कर सकते उस न्यूक्लियस को, और ना ही वो अपनी मर्जी की एनर्जी के साथ जो है वो उस न्यूक्लियस को गर्दिश कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ
कुछ मखसूस एनर्जी लेवल्स पर और कुछ मखसूस फासलों पर ही उस न्यूक्लियस को गर्दिश कर सकते हैं। उन फासलों को हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं या ऑर्बिटल्स भी हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। जो हाइड्रोजन का एटम होता है वो सबसे सादा एटम होता है, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर हमने निकालना हो, फाइंड आउट करना हो कि एक हाइड्रोजन एटम के अंदर जो अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के असूलों के मुताबिक एक हाइड्रोजन एटम में जो अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं वो अगर हमें निकालने हो तो हम किस तरह निकालेंगे। हम उन एनर्जी लेवल्स को निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे, और वो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वेयर। इसमें जो En है ये हमारे पास उन एनर्जी लेवल उन लेवल्स की एनर्जी है। जो n है बेसिकली एक ये इंटीजर है, यानी कि यहाँ पे आप 0 1 2 3 पुट करेंगे, और ये जो नीचे n लिखा है ये भी इसी को शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पे आप n की जगह 1 पुट करेंगे, अगर सेकंड लेवल की बात करेंगे तो n की जगह 2 पुट करेंगे, एंड सो ऑन। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये हमारे पास एनर्जी का एक यूनिट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप एनर्जी लेवल्स निकाल सकते हैं हाइड्रोजन एटम के। अगर यहाँ पे आप n की जगह 1 पुट करें तो आप ग्राउंड स्टेट का जो है वो निकाल लेंगे एनर्जी, यानी कि n इज इक्वल टू 1 को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं एटम की। और अगर यहाँ 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और अगर आप 13.6 को 1 से डिवाइड करें तो मालूम होता है कि जो n इज इक्वल टू 1 स्टेट है किसी भी हाइड्रोजन के एटम की, उसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको हम क्या कहते हैं, एटम की ग्राउंड स्टेट। दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। अगर सेकंड लेवल की बात करें तो n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और अगर हम 13.6 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम। इसी तरह हम n की जगह 1 2 3 पुट करते जाएंगे, हमारे पास हायर लेवल्स, हायर एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है वो आती जाएगी। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली होता क्या है। अब होता यह है कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रोशनी के ज़र्रात को, फोटॉन्स को जज़ब करके निचले लेवल से ऊपर वाले लेवल्स तक जा सकते हैं, और अगर फिर वो उतनी ही एनर्जी का फोटोन अगर वो खारिज करें वो इलेक्ट्रॉन्स, तो वो दोबारा से निचले लेवल्स पर आ जाते हैं। लेट मी रिपीट, एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो मखसूस एनर्जी के फोटॉन्स को जज़ब करके निचले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले जो बालातर एनर्जी लेवल्स हैं उनमें जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं, और फिर उतनी ही एनर्जी के फोटॉन्स को जब वो खारिज करते हैं तो दोबारा से वो निचले लेवल्स पर आ जाते हैं। अब हाइड्रोजन के एटम में मुख्तलिफ किस्म के जो है ये ट्रांजिशंस होते हैं। मेरा मतलब क्या है, देखिए हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, आपको नजर आ रही है। इस डायग्राम में हमने तकरीबन 4 एनर्जी लेवल्स जो है वो ड्रा किए हुए हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन चौथे लेवल से फर्स्ट लेवल पे आएगा तो उस ट्रांजिशन को, उस जंप को हम कोई और नाम देंगे। अगर वो तीसरे से पहले पे आएगा तो कोई और नाम देंगे, एंड सो ऑन। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसे ट्रांजिशंस हैं, कौन से ऐसे जंप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और उन जंप्स का हमने क्या नाम रखा हुआ है। अच्छा, अब एक हाइड्रोजन के एटम में अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एनर्जी लेवल
यानी कि n इज इक्वल टू 2। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल से या दूसरे एनर्जी लेवल तक अगर जंप करे तो उसको हम कहते हैं बाल्मर सीरीज। लेट मी रिपीट, अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल पर जंप करे या दूसरे एनर्जी लेवल से जंप करे तो उन ट्रांजिशंस को, उन एनर्जी जंप्स को, उस छलांग को हम एटॉमिक फिजिक्स में बाल्मर सीरीज कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें डिफरेंट जो बाल्मर सीरीज है उसके भी डिफरेंट ट्रांजिशन हैं। आप इस टेबल में देखें, अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे पे आएगा तो उसको हम बोलेंगे एच अल्फा ट्रांजिशन, और उस जंप के लिए जो फोटोन की वेवलेंथ है, यानी कि जिस फोटोन को खारिज करके इलेक्ट्रॉन ने तीसरे लेवल से दूसरे लेवल पे आना है, उस फोटोन की, रोशनी की, उस जर्रे की जो वेवलेंथ है वो होगी तकरीबन 6563 आंगस्ट्रॉम्स। ये जो ए है ये आंगस्ट्रॉम है, ये लंबाई का एक यूनिट होता है एटॉमिक फिजिक्स में। एक आंगस्ट्रॉम में 10 की ताकत -10 मीटर्स होते हैं, यानी कि 1 अरब का अगर आप 10 अरब के, अगर आप 1 मीटर के अगर आप 10 अरब हिस्से करें तो उसमें से जो एक हिस्सा है वो होगा 1 आंगस्ट्रॉम, यानी कि 10 की ताकत -10 मीटर। तो ये जो है एटॉमिक फिजिक्स में एक यूनिट है लंबाई का। अच्छा जी, अगर आप इलेक्ट्रॉन चौथे से दूसरे पे आए तो उसे हम बोलेंगे एच बीटा ट्रांजिशन, और उसमें जो फोटोन की फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होती है, 4861 आंगस्ट्रॉम। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन जो है पांचवें से दूसरे में आएगा तो उसको हम एच गामा ट्रांजिशन कहेंगे, और उसमें जो वेवलेंथ है फोटोन की वो कितनी होगी, 4340 आंगस्ट्रॉम। अगर इलेक्ट्रॉन छठे लेवल से यानी कि n इज इक्वल टू 6 से दूसरे लेवल पे आएगा तो उस ट्रांजिशन को हम क्या बोलेंगे, उस बाल्मर लाइन को हम क्या बोलेंगे, एच डेल्टा, और उसमें जो वेवलेंथ है वो कुछ यूं होगी। ये हमारे पास पहली 4 जो है बाल्मर लाइंस हैं। मजीद भी होती हैं लेकिन उसमें फिर हमारे पास जो एटम की पेचीदगी है वो बढ़ जाती है। यानी कि चाहे इलेक्ट्रॉन छठे से दूसरे पे आए, पांचवें से दूसरे लेवल पे आए, चौथे से दूसरे लेवल पे आए, जब तक इलेक्ट्रॉन दूसरे लेवल पर आएगा या दूसरे लेवल से ऊपर जाएगा तो उसको, उन ट्रांजिशंस को, उन जंप्स को हम क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन पहले लेवल यानी कि n इज इक्वल टू 1 से जंप करके ऊपर जाए या n इज इक्वल टू 1 पर जंप करे हायर लेवल से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। यानी कि transitions to or transitions from ground state, they are called Lyman series. Similarly, let me erase this. अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल टू 3 लेवल से जंप करके ऊपर जाए या किसी हायर लेवल से जंप करके n इज इक्वल टू 3 लेवल पर आए तो उन ट्रांजिशंस को हम क्या बोलते हैं, पास्चन सीरीज। ठीक हो गया। अब इन तमाम लेवल्स की को अगर हम कंबाइन करके हाइड्रोजन एटम की एक कंप्लीट एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो वो कुछ यूं होती है। ये है हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम की कंप्लीट एनर्जी लेवल डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह लाइमन अल्फा, लाइमन बीटा, लाइमन गैमा, लाइमन डेल्टा और जो बाकी हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं ड्रा किए गए हैं। इसमें अगर देखें, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा यानी कि निचले लेवल से ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स
एनर्जी को जज़ब करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन लाइन। और अगर किसी हायर लेवल से किसी निचले लेवल पर आएगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी को खारिज करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एमिशन लाइन। इस पर मजीद हम आगे देखेंगे। चलें, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया, हमने सीख लिया कि फोटोन क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ऊपर जाते हैं और रिलीज करके नीचे आते हैं लेवल्स में। लेवल्स क्या होते हैं, बाल्मर सीरीज क्या होती है, पास्कल सीरीज क्या होती है, लाइमर सीरीज क्या होती है, एच अल्फा क्या है, एच बीटा क्या है, वगैरह वगैरह हमने सीख लिया। अब मैं आपको एक स्टार का, जिसको हम ए टाइप स्टार कहते हैं, ए टाइप स्टार की मैं आपको एक एक्चुअल जो है दिखाता हूँ, उसकी बाल्मर सीरीज। यानी कि आपके सामने ये जो बॉटम राइट पे जो ग्राफ है, ये एक स्टार की एक्चुअल जो है वो बाल्मर सीरीज है। यहाँ आप कह सकते हैं एक ए टाइप स्टार का स्पेक्ट्रम है। दिस इज ए रियल स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार। अब यहाँ पर जरा गौर करें तो आपको साफ नजर आ रहा है, और अगर साफ नजर नहीं भी आ रहा तो मैं आपकी आसानी के लिए हाईलाइट कर देता हूं। जरा ये देखें, इस रीजन के अंदर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ग्राफ्स में क्या डिप्स हैं, और ये जो ग्राफ्स में डिप्स आ रही हैं ये किस वेवलेंथ की रेंज में आ रही हैं। आप नीचे देखें, जरा ये देखें, 4000 से लेकर 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की रेंज में इस स्टार के स्पेक्ट्रम में काफी गहरी गहरी डिप्स आ रही हैं। यानी कि इन वेवलेंथ्स पर जो है अब्जॉर्प्शन हो रही है। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हम किसी भी स्टार का स्पेक्ट्रम देख के, यानी कि किन किन वेवलेंथ्स पर उस स्टार में अब्जॉर्प्शन या एमिशन हो रही है, हम बता सकते हैं कि उसके अंदर जो है किस किस्म के एटम्स हैं। क्योंकि हर एटम का जो स्ट्रक्चर है, साख्त है, वो डिफरेंट होती है। हर एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर एटम के जो एनर्जी लेवल्स में जो फासला है वो भी डिफरेंट होता है। तो अगर आप किसी भी स्टार का, किसी भी गर्म जिस्म का स्पेक्ट्रम देखें तो आप बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। क्योंकि हर एटम जो है, हर एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की लाइट को अब्जॉर्ब करता है और मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की लाइट को एमिट करता है। अब क्योंकि इस ग्राफ के अंदर देख रहे हैं कि हमारे पास इन वेवलेंथ्स में जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिप्स आ रही हैं, तो यानी कि इन वेवलेंथ्स पर जो है वो स्टार में जो एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एनर्जी को या फोटोन्स को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बाल्मर लाइंस, और जिस स्टार में बाल्मर लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो उसको हम कहते हैं एन ए टाइप स्टार। स्टार्स की टाइप्स होती हैं स्पेक्ट्रम के लिहाज से, और लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन सी टाइप्स हैं स्पेक्ट्रम के लिहाज से। आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम मेन मौजू पे हमें सीखना होगा कि स्पेक्ट्रम की टाइप्स क्या होती हैं। अब किरचॉफ्स लॉज जो हैं बताते हैं कि स्पेक्ट्रम्स जो हैं वो कैसे बनते हैं और किस तरह मुख्तलिफ नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह मुख्तलिफ नेचर के स्पेक्ट्रम्स देते हैं। अब इस वर्ड को हम किरचॉफ पढ़ते हैं मैट्रिक और इंटर की फिजिक्स की बुक्स में, लेकिन ये पढ़ने का इसको तरीका जो है गलत है। इसको हम किरचॉफ नहीं पढ़ते, इसको हम किरचॉफ पढ़ते हैं, किरचॉफ्स लॉज।
तो जो किरचॉफ था इसने हमें 3 लॉज दिए थे स्पेक्ट्रल फिजिक्स के, यानी कि स्पेक्ट्रम किस तरह बनता है और किस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेक्ट्रम बनाते हैं, उसके बारे में उसने हमने 3 लॉज दिए थे जिसको मैंने सिंपल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिख दिया। नंबर 1, a hot dense gas or solid object produces a continuous spectrum with no dark spectral lines। यानी कि अगर आपके पास एक गर्म जिस्म है, गर्म गैस या गर्म सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी कसाफत ज़्यादा है, और वो अगर गर्म हो, यानी कि एक गर्म कसीफ गैस या ठोस जिस्म एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो पैदा करता है और उसमें कोई डार्क लाइंस नहीं होती। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है और किस तरह का दिखता है ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। देखें, ये हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की खारिज की हुई रोशनी की पूरी रेंज है। और आप देख सकते हैं कि ये इसमें कोई भी जो है वो इसमें कोई भी जो है वो किसी जगह पर भी जो है वो जो तसलसल है वो टूटा नहीं है। इसको आप रेनबो के रंग भी कह सकते हैं। रेनबो में क्या होता है कि कहाँ पे हमारा रेड रंग खत्म हो रहा है, कहाँ से ऑरेंज स्टार्ट हो रहा है, हमें कोई स्पेसिफिक जो है वो पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे रेड खत्म हो रहा है और ऑरेंज स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उसमें एक कंटिन्यूटी है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और कोई भी गर्म गैस हो या गर्म ठोस जिस्म हो उसका स्पेक्ट्रम जो है ऐसा ही होता है। नंबर 2, a hot diffuse gas produces bright spectral lines, also called emission lines। अगर एक हॉट गैस हो लेकिन वो डिफ्यूज हो, यानी कि उसकी डेंसिटी कम हो, वो एक ज़्यादा हुजम में फैली हो, तो वो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ ऐसा होगा। दिस इज कॉल्ड, सॉरी ये नीचे वाला क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम हमारे पास ये है। दिस इज कॉल्ड एन एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होता है और सिर्फ चंद मकामात पर हमारे पास ब्राइट लाइंस होती हैं, यानी कि जिस जिस वेवलेंथ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लाइट एमिट कर रहे हैं उन वेवलेंथ्स पर ही हमारे पास ये लाइंस आती हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। नंबर 3, a cool diffuse gas in front of a source of continuous radiation produces dark spectral lines। कि अगर आपके पास एक गर्म जिस्म है, एक हॉट सोर्स है लाइट का, रेडिएशन का, और उसकी जो रेडिएशन है वो रास्ते में मौजूद एक कूल गैस, एक ठंडी गैस से गुजर रही है, तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि अगर इसकी शुआएं एक ठंडी गैस की बॉडी में से गुजरेंगी तो उस गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम्स हैं, उसकी शुआओं को जज़ब कर लेंगे, तो ऑफ कोर्स हमें एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ही मिलेगा। अब उस कूल गैस के अंदर किस किस किस्म के एटम्स हैं वो इस बात का तयन करेगी कि किन किन वेवलेंथ्स के फोटॉन्स जो हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि एटम का जो स्ट्रक्चर है, जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर है और उसके जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं वो इस बात का फैसला करते हैं कि किन किन वेवलेंथ्स की कौन कौन सी एनर्जी वाले फोटॉन्स जो हैं वो अब्जॉर्ब होंगे। और हमने पहले ही लेबॉर्ट्रीज में ये एक्सपेरिमेंट करके चीज़ भाई निकाली हुई है कि अगर इन वेवलेंथ्स पर अब्जॉर्प्शन होगी तो इसका मतलब है ये सोडियम एटम है या नियॉन एटम है या मैग्नीशियम एटम है। तो इस तरह हम इस बात का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट में से ये लाइट होकर आ रही है उसकी कंपोजिशन, उसकी तरकीब क्या है। ठीक है, और हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो कुछ यूँ होता है। इसमें क्या हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो जो है जो बैकग्राउंड है डेट इज कलरफुल, और जिन जिन वेवलेंथ्स पर लाइट अब्जॉर्ब हो रही है दे आर डार्क। सो इस तरह एमिशन स्पेक्ट्रम में और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में फ़र्क करना आसान है। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन मौजू पर।
अब तक हमने जितनी डिस्कशन की है स्पेक्ट्रम के बारे में और एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, इस तमाम नॉलेज को यूज करते हुए स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल एनालिसिस के तमाम नॉलेज को यूज करते हुए हम सितारों की भी दर्जाबंदी करते हैं। Looking at the spectra of stars, we can classify the stars based on the appearance of different spectral lines. Different spectral lines की बेस पर हम सितारों की दर्जाबंदी करते हैं। 1901 में एनी जंप कैनन एक माहिर फल्कियात थी। उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइंस की बेस पर, स्पेक्ट्रम की बेस पर सितारों की एक दर्जाबंदी बनाई, एक सीक्वेंस बनाया और उसको हम आज भी यूज करते हैं। और उस सीक्वेंस में हमारे पास 7 किस्म के स्टार्स जो है वो डिफाइन किए गए थे, जिनके नाम थे O, D, A, F, G, K, M। O टाइप स्टार्स, B टाइप स्टार्स, A टाइप स्टार्स, F टाइप स्टार्स, G टाइप स्टार्स, K टाइप स्टार्स एंड M टाइप स्टार्स। और इनके अंदर उसने जो है वो 9 सब डिविजन्स भी ऐड की। यानी कि इसमें क्या हो सकता है, B0 टाइप स्टार्स या A2 टाइप स्टार्स या A5 टाइप स्टार्स। जो 0 है वो शो करता है सबसे गर्म सितारों को, और जो 9 जिसकी वैल्यू होगी इट शोज कि वो सबसे ठंडे सितारे हैं। तो इस तरह हमारे पास ये सब डिविजन्स भी होती हैं 10 किस्म की, 0 से 9। इस स्कीम को, दर्जाबंदी की इस स्कीम को हार्वर्ड क्लासिफिकेशन स्कीम कहते हैं। ठीक हो गया। और इसकी जो सीक्वेंस है वो यूं है OBAFGKM। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास दर्जाबंदी है, ये जो हमारे पास जो टाइप्स हैं स्टार्स की, इनका टेम्परेचर, कलर, मास, रेडियस, लुमिनोसिटी वगैरह वगैरह ये क्या है। पहले हम देखते हैं O टाइप स्टार्स को। जो O टाइप स्टार्स है हमारे पास, इनका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे गर्म होते हैं। और इनका जो टेम्परेचर है वो, उसकी जो रेंज है दैट इज़ 30,000 केल्विन टू 60,000 केल्विन, यानी कि 30,000 डिग्री सेल्सियस से 60,000 डिग्री सेल्सियस तक इनके बैरूनी सतह का टेम्परेचर होता है, और ये बहुत गर्म है। सबसे गर्म सितारे O टाइप स्टार्स होते हैं। इनका जो एक्चुअल कलर है वो ब्लू होता है, और जो ज़ाहरी कलर है वो भी ब्लू होता है। इनका जो मास है वो सूरज के मास से तकरीबन 60 गुना ज़्यादा होता है। इल्म फल्कियात में हम सितारों के मास को, उनके साइज को और उनकी चमक को सूरज के मास, साइज और चमक के लिहाज से मापते हैं। यानी कि हमने सूरज के मास, चमक और साइज को एक मेयार बनाया हुआ है, और सूरज के मास और चमक और साइज के लिहाज से उसको स्टैंडर्ड बना के हम दूसरे स्टार्स का जो मास, साइज और चमक है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो इस लिहाज से हम कहते हैं सोलर मैसेज, सोलर रेडियाई और सोलर लुमिनोसिटी। तो अगर इसका मास यहाँ पे लिखा है 60, तो इसका मतलब इसका जो मास है वो सूरज का मास का 60 टाइम्स है। सिमिलरली हमारे पास इसका जो, इनका जो होता है रेडियस होता है, ये सूरज के रेडियस का 15 टाइम्स होता है। और इनकी जो चमक है वो सूरज की चमक से तकरीबन 14 लाख गुना ज़्यादा होती है। इनमें जो हाइड्रोजन की लाइंस हैं वो बहुत वीक होती हैं, और ये जो स्टार्स हैं ये टोटल स्टार्स का बहुत कम परसेंटेज जो है वो होते हैं, ओनली 0.00003%। यानी कि कुल जो सितारे हैं, जो कुल सितारों की इकसाम है, उनका ये बहुत थोड़ा जो है वो फीसद जो है बनते हैं ये O टाइप स्टार्स। नेक्स्ट है हमारे पास B टाइप स्टार्स। इनका टेम्परेचर O टाइप स्टार से थोड़ा कम होता है। इनका एक्चुअल रंग ब्लू वाइट होता है, और जो ज़ाहिरी कलर है वो ब्लू वाइट से वाइट के दरमियान होता है। इस तरह इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी आप देख सकते हैं लिखी हुई हैं। इनमें जो हाइड्रोजन लाइंस हैं वो मीडियम स्ट्रेंथ की होती हैं। अब यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ये जो हाइड्रोजन लाइंस हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है, वो एक्चुअली 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 कि एक एटम के अंदर
जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कितने हैं और उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है। नंबर 2, उस स्टार के अंदर जो टोटल एटम्स हैं उनका कितना फीसद जो है जो उस स्टार के अंदर जो टोटल एटम्स का कितनी फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो आयंस होते हैं उनकी फॉर्म में। आयंस क्या होते हैं? ऐसे एटम्स जिन पर चार्ज होता है। तो जितना आयंस की परसेंटेज ज़्यादा होगी इट मीन्स उतना ही उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। सो द फ्रैक्शन ऑफ द आयनाइज्ड एटम्स ये भी इस बात का फैसला करती है कि उसके जो लाइंस हैं कितनी स्ट्रांग होंगी। नेक्स्ट हमारे पास हैं ए टाइप स्टार्स, और ए टाइप स्टार का एक स्पेक्ट्रम मैंने आपको पीछे दिखाया था। ये चीज़, इनका टेम्परेचर भी ये होता है, कलर वाइट है, और इनमें जो लाइंस हैं हाइड्रोजन की दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। इस तरह करते करते हम आते हैं जी टाइप स्टार्स पर, और मैं सिर्फ इनकी बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सूरज है, आवर सन इज अ जी टाइप स्टार। इल्म फल्कियात में हमारे सूरज की जो टाइप है यह है जी टाइप स्टार। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 5000 से 6000 केल्विन। इसका कलर के येलो होता है 1.1 एंड सो ऑन। इसमें जो हाइड्रोजन लाइंस हैं ये वीक होती हैं, और जो हमारे सूरज जैसे सितारे हैं वो कुल सितारों की इकसाम का 8% होती है। सो इस तरह की टेबल को आप चाहें तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लुमिनोसिटी क्लासेस की। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा, ये जो स्पेक्ट्रल क्लासेस हैं ये बेसिकली टेम्परेचर की दर्जाबंदी, यानी कि ये जो हमने ओ बी ए एफ जी के एम ये जो हमने 7 इकसाम डिफाइन किए हैं, बेसिकली ये टेम्परेचर के लिहाज से सितारों की दर्जाबंदी है। नेक्स्ट है लुमिनोसिटी क्लासेस। लुमिनोसिटी कहते हैं चमक को। 1 सेकंड में सितारा जितनी एनर्जी खारिज करता है वो उसकी लुमिनोसिटी होती है, हमने इस पर भी बात की हुई है। ये जो स्पेक्ट्रल क्लासेस हैं ये टेम्परेचर की दर्जाबंदी है, और ये जो लुमिनोसिटी क्लासेस हैं ये साइज की दर्जाबंदी है। क्योंकि अगर हमारे पास दो स्टार्स हों, दोनों का टेम्परेचर सेम हो, लेकिन एक की चमक ज़्यादा है एक की चमक कम है, तो अगर टेम्परेचर दोनों का सेम है लेकिन एक ही जो लुमिनोसिटी ज़्यादा है एक ही कम है, उसका मतलब ये कि एक का साइज ज़्यादा है एक का साइज कम है। तो बेसिकली जो लुमिनोसिटी क्लासेस है हमारे पास ये शो करती हैं स्टार के साइज को। ठीक हो गया, ये बात बहुत ज़रूरी है, ये आपने बोली नहीं है कि जो स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन है इट बेसिकली मींस टेम्परेचर टाइप्स, यानी कि ये टेम्परेचर के लिहाज से हम टाइप्स जो है वो डिफाइन कर रहे हैं स्टार्स की। जबकि जो लुमिनोसिटी क्लासेस हैं दे बेसिकली रेफर टू द साइज ऑफ स्टार्स, क्योंकि दो स्टार्स ऐसे हो सकते हैं और होते भी हैं जिनका टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है लेकिन एक की चमक ज़्यादा है एक की चमक कम होती है। तो ऑफ कोर्स अगर एक का साइज ज़्यादा है तो बजाय इसके कि टेम्परेचर सेम होने के बावजूद एक की चमक ज़्यादा होगी क्योंकि उसका साइज ज़्यादा होगा। अच्छा, अब इसमें फल्कियात में हमारे पास 6 बेसिक लुमिनोसिटी क्लासेस हैं, मजीद भी हैं लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ मेन लिखी हुई है। लुमिनोसिटी क्लास 1 जो है दैट इज सुपर जायंट, यानी कि जिस स्टार की लुमिनोसिटी क्लास 1 हम कहते हैं वो कौन से स्टार्स होते हैं? सुपर जायंट, और ये बहुत बड़े होते हैं। इन जैसे स्टार्स में हमारे सूर्य जैसे अरबों सितारे जो है समा सकते हैं। लुमिनोसिटी क्लास 2, और ये लुमिनोसिटी क्लास है इसको हम रोमन नंबर्स में लिखते हैं, इसको हम आम नंबर्स में नहीं लिखते। लुमिनोसिटी क्लास 2 ये होते हैं हमारे पास ब्राइट जायंट स्टार्स। लुमिनोसिटी क्लास 3 जायंट स्टार्स। लुमिनोसिटी क्लास 4 सब जायंट। लुमिनोसिटी क्लास 5 ड्वार्फ, जिसको हम मेन सीक्वेंस भी कहते हैं, और हम देखेंगे मेन सीक्वेंस क्या होता है अगली वीडियोस में।
लुमिनासी क्लास 6 सब डॉर्फ। तो ये हमारे पास 6 जो है वो लुमिनासी क्लासेस हैं। इस स्कीम के अंडर हमारा जो सूरज है ये क्या है, G25 स्टार। यानी कि इस स्कीम के अंदर जो हमने अभी सीखी है, इस स्कीम के अंदर हमारा जो सूरज है ये एक G25 स्टार है। इसमें जो G है ये हमारे पास स्पेक्ट्रल क्लास है, 2 जो है ये शो करता है टेम्परेचर को, क्योंकि ये हमारे पास सब डिवीजन है 0 से लेकर 9 तक। और जो V है हमारे पास ये 5 है, ये रोमन नंबर है, रोमन न्यूमरल है, ये शो कर रहा है साइज को। ये हमारे पास 5वीं जो है वो लुमिनासी क्लास है। तो इस स्कीम के अंदर हमारा जो सूरज है इट्स कॉल्ड अ G2b स्टार। अब यहाँ पे एक लास्ट चीज़ है इम्पोर्टेंट कि हमने पिछली 5-6 वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, यानी कि अपेरेंट मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, लुमिनोसिटी, टेम्परेचर, स्टार कलर, कलर इंडेक्स, एक्सटिंक्शन, लाइटनिंग, स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन। अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इल्म फल्कियात में यूज़ होने वाले सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट को हम अब समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दैट इज द हर्ट्ज़बर्ग-रसेल डायग्राम और द HR डायग्राम। और ये जो है सितारों के एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो अब चूंकि हमने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ लिया तो हम इसको समझने के लिए रेडी हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो यही होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए। अल्लाह हाफिज़।